दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि प्याज ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट। पिछले एक महीने में 4 गुना तेजी से बढ़ी कीमत, इस राज्य में आया रिकॉर्ड उछाल। जी हां, आपको बता दें कि देश में नवरात्रि के समय प्याज की मांग कम हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी आलू और प्याज के दाम इस समय आसमान पर पहुंच गए हैं। सरकार के कई कदम उठाने के बाद भी पिछले कई हफ्तों से प्याज के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण आम आदमी के रसोई का बजट बिगाड़ गया है। पिछले एक महीने में बेंगलुरु में प्याज के मूल्य में 4 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। 20 सितंबर को बेंगलुरु में 22 रुपए किलो बिकने वाला प्याज इस महीने 88 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है और वही तिरुवनंतपुरम में प्याज 90 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिका। राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में प्याज के भाव भी पिछले हफ्ते में 8 रुपए के प्रति किलोग्राम बढ़े हुए हैं। और दोस्तों, मैं बता दें कि दिवाली के बाद और तेजी से गिर सकते हैं काजू, बादाम और किशमिश के दाम। जानिए वजह। जी हां, आपको बता दें कि बीते 6 महीने से मेवा बाजार की कमर टूटी हुई है। जनवरी फरवरी 2020 तक दुकान गोदामों में भरा गया माल ऐसे ही रखा गया है। मार्च के आखिर से बाजारों में सन्नाटा छा गया है। अक्टूबर में भी उतनी संख्या में ग्राहकों ने बाजार की ओर रुख नहीं किया। जो निकले भी तो पहले जरूरत का सामान खरीदा। ध्यान है कि मेवा रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल नहीं है। कारोबारियों की माने तो 50% से भी ज्यादा मेवा इस साल नहीं बिका है और अब उम्मीद होटल, रेस्टोरेंट और शादी ब्याह के सहलक पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि ये 2 ऐसी जगह हैं जहां मेवा की भरपूर खपत होती है, लेकिन निगाहें सरकार पर टिकी हुई हैं। और वही अगली खबर में बात कर लेते हैं आज के तेल के भाव के बारे में। आपको बता दें कि खाने के तेलों के दाम में इजाफा हुआ। मूंगफली और सोयाबीन तेल 50 से 150 रुपए तक ऊंचे हो गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि मूंगफली दाना और मूंगफली तेल निर्यात मांग निकलने से तेल तिलहन बाजार में गुरुवार को भाव बढ़े रहे। सोयाबीन डिगम हल्के तेलों में सबसे सस्ता होने के कारण मांग में रहा और वहीं सूरजमुखी ऊंची लागत के कारण त्योहारी मांग वाले बाजार में पीछे रह गया। बाजार का कहना है कि सरकार को तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को बढ़ाने के साथ ही इनके तेलों के लिए बेहतर बाजार भी विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। केवल एमएसपी बढ़ाने की घोषणा भरकर देना ही काफी नहीं होगा। विदेशी सस्ते तेलों के कारण घरेलू तेल तिलहनों का पड़ता नहीं खाता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक में सूरजमुखी समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है। इसमें प्रत्येक 100 किलो पर 30 से 33 किलो तेल निकलता है। भाव ऊंचा बैठता है। यही वजह है कि पामोलिन और सोयाबीन के सामने ऊंची लागत के कारण ये ठहर नहीं पाता है। और वहीं अगली खबर बता दें, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और है खुशखबरी। अब सैलरी बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। जी आपको बता दें कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो मौजूदा महामारी के बावजूद भी निकट भविष्य में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था के हालात दुरुस्त हो जाए, इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद जरूरी है। अब केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा दिया जाए ताकि वो बाजार में ज्यादा खर्च कर सके और खपत बढ़े। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाए। पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। बीते कुछ समय में देखें तो हेल्थ केयर और ईंधन से लेकर गृह गृहस्थी तक के खर्च में इजाफा हुआ है। नए बेस इंडेक्स में इन बातों को ध्यान रखा जाएगा ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके, लेकिन सरकार महंगाई भत्ते में तुरंत कोई बढ़ोतरी नहीं करने वाली है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि बोध गया शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और वह अगली खबर है जो कि बहुत बड़ी खबर है किसानों के लिए, कि किसानों के लिए एक और स्कीम ला रही है मोदी सरकार। मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। जी हम बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार किसानों को एक और खुशखबरी देने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मिल रही 6,000 रुपए की मदद के अलावा भी 5,000 रुपए देने की तैयारी है। ये पैसा खाद के लिए मिलेगा, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी खाद कंपनियों को सब्सिडी देने के बजाय सीधे किसानों के हाथ में फायदा देना चाहती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से किसानों को सीधे 5,000 रुपए सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर नगद देने की सिफारिश की है। आयोग चाहता है कि किसानों को 2,500 रुपए की 2 किश्तों में भुगतान किया जाए। पहली किश्त खरीफ की फसल शुरू होने से पहले और दूसरी रबी की शुरुआत में दी जाए। केंद्र सरकार ने सिफारिश मान ली तो किसानों के पास ज्यादा नकदी होगी, क्योंकि सब्सिडी का पैसा सीधे उनके खाते में आएगा। वर्तमान में कंपनियों को दी जाने वाली उर्वरक सब्सिडी की व्यवस्था भ्रष्टाचार की शिकार है। हर साल सहकारी समितियों और भ्रष्ट कृषि अधिकारियों की वजह से खाद की किल्लत होती है। किसान व्यापारियों और खाद ब्लैक करने वालों से महंगे रेट पर खरीदने को मजबूर होते हैं। और वह अगली खबर निकल के आ रही है, जो कि बड़ी खबर है। आपको बता दें कि सरकार ने वीजा पर हटाई रोक, पर्यटकों को छोड़ सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की छूट। जी हम बात करें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए सभी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सनल ऑफ इंडिया ऑरिजिन कार्ड धारक और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को भारत आने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार पर्यटक वीजा छोड़कर सभी OCI PIO कार्ड धारकों और अन्य विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य से भारत आने की अनुमति देती है। वे अधिकृत हवाई अड्डों और सी पोर्ट इमिग्रेशन चेक पोस्ट के जरिए हवाई या जल मार्गों से देश में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि इस छूट के तहत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पर्यटन और चिकित्सा श्रेणियों को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक मेडिकल वीजा के लिए मेडिकल अटेंडेंट सहित आवेदन कर सकते हैं। और वही बता दें कि उद्धव सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना, 10,000 करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को राज्य के बारिश प्रभावित क्षेत्रों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। सहायता राशि दिवाली से पहले किसानों को दे दी जाएगी। उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि ये राशि दिवाली से पहले दे दी जाएगी। बता दें कि अब से कुछ दिनों पहले ही उद्धव ठाकरे ने बारिश प्रभावित इलाकों में जान माल की क्षति का जायजा लिया था। उद्धव ठाकरे ने ट्वीट करते हुए कहा कि राज्य में प्रति हेक्टेयर 6800 रुपए की मदद के बजाय हमने इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया है। मैं केंद्र से भी इसी तरह का अनुरोध करूंगा। अब तक हमने आपदा प्रभावित लोगों के लिए 3800 करोड़ रुपए दिए हैं। और वह अगली खबर बता दें कि महबूबा के विवादित बोल, कहा जब तक हमें वापस नहीं मिलेगा अपना झंडा नहीं फहराएंगे तिरंगा। जी हां हम बात कर रहे हैं कि करीब 14 महीने की हिरासत के बाद छूटी जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने हाथ में जम्मू कश्मीर का झंडा दिखाते हुए कहा, मेरा झंडा ये है, जब ये झंडा वापस आएगा तब हम तिरंगा भी फहराएंगे। जब हम तक हमें अपना झंडा वापस नहीं मिलता तब तक हम कोई झंडा नहीं फहराएंगे। हमारा झंडा ही तिरंगे के साथ हमारे संबंध को स्थापित करता है। प्रेस से बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम आर्थिक तौर पर बांग्लादेश से भी पिछड़ चुके हैं, चाहे वह रोजगार का मुद्दा हो या कुछ और। हर फ्रंट पर यह सरकार नाकामयाब है। उन्होंने कहा इस सरकार के पास कोई ऐसा काम नहीं है जिसे दिखाकर वो वोट मांग सके। ये लोग कहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में जमीनें खरीदी जा सकती है, फिर कहते हैं कि फ्री वैक्सीन बांटेंगे। आज PM मोदी को वोट के लिए आर्टिकल 370 पर बात करने की जरूरत पड़ती है। चीन को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह सच है कि चीन ने हमारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। मुझे लगता है कि हम किसी तरह 40 किलोमीटर जमीन वापस पाने में कामयाब रहे। चीन आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर के बारे में भी बात करता है। वो पूछता है कि आखिर कश्मीर को संघ शासित प्रदेश क्यों बनाया गया। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जितनी चर्चा हुई उतनी कभी नहीं हुई।
मैं आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वॉरियर्स भूख हड़ताल पर, 4 महीने से नहीं मिला उनको वेतन। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना के समय में जहां डॉक्टरों को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया गया है, वहीं दूसरी ओर वे अपने वेतन के लिए धक्के खा रहे हैं। लंबे समय से वेतन न मिलने को लेकर एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और हिंदू राव अस्पताल के सभी डॉक्टर आज से भूख हड़ताल पर चले गए। वेतन के जल्द से जल्द भुगतान की मांग कर रहे डॉक्टर गुरुवार को जंतर मंतर पर धरने पर भी बैठे थे। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें पिछले 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। जानकारी के मुताबिक भूख हड़ताल पर गए डॉक्टरों का कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक उनका बकाया भुगतान नहीं किया जाता हड़ताल जारी रहेगा। डॉक्टरों ने इसे लेकर उत्तरी नगर निगम के मेयर से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वह अगली खबर में आपको बता दें, जिसमें कंगना रनौत ने इंटॉलरेंस को लेकर साधा आमिर खान पर निशाना, लक्ष्मीबाई और सावरकर से की अपनी तुलना। जी हां, बात करें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर अपनी राय बेबाकी से रखती हैं। अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहने वाली पंगा गर्ल कंगना के खिलाफ राजद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज होने के बाद अंधेरी कोर्ट में कंगना के खिलाफ एक और आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उन्होंने मुंबई शहर और मुंबई पुलिस के लिए आपत्तिजनक शब्द बोले थे। कंगना ने अपने खिलाफ दर्ज हो रही इन शिकायतों पर चुप्पी तोड़ते हुए ट्वीट करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से खुद की तुलना करते हुए इस मामले पर आमिर खान की चुप्पी पर निशाना साधा है। कंगना रनौत ने इंटॉलरेंस पर ट्वीट करते हुए आमिर खान की चुप्पी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई का किला तोड़ा था, मेरा घर तोड़ दिया। जैसे सावरकर जी को विद्रोह के लिए जेल में डाला गया था, मुझे भी जेल में भेजने की पूरी कोशिश की जा रही है। इंटॉलरेंस गैंग से जाकर कोई पूछे कितने कष्ट सहे हैं उन्होंने इस इंटॉलरेंस देश में। इस ट्वीट के आखिर में उन्होंने बॉलीवुड एक्टर आमिर खान को टैग किया था। और दूसरी अगली खबर में जान लेते हैं क्या है आज का मौसम का हाल। जी हां, आपको बता दें कि दक्षिण बंगाल में भारी बारिश के अनुमान, दिल्ली में हवा होगी और खराब। जी हां, बात करें कि मौसम विभाग आईएमडी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में दुर्गा पूजा की महासप्तमी यानी शुक्रवार को भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य में निम्न दबाव का क्षेत्र पिछले 2 दिन में और गहरा हो गया है। विभाग के कार्यालय द्वारा जारी किए एक बुलेटिन के अनुसार ये निम्न दबाव का क्षेत्र वर्तमान में ओडिशा के पारादीप से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सागर द्वीप के 350 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और खेपुपारा में 490 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र के प्रभाव के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। बुलेटिन के मुताबिक 22, 23, 24 अक्टूबर को पूर्वी मेदिनीपुर जिले के 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।